प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान के पेपर प्रथम के अंतर्गत निकोलो मैकियावेली को पढ़ेंगे और मैकियावेली को एक विचारक के रूप में अध्ययन करते हुए हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि एक विचारक के रूप में मैकियावेली को क्यों अपने युग का शिशु माना जाता है। जब हम मैकियावेली को पढ़ते हैं तो मैकियावेली के विचारों को देखते हुए यह आभास होता है कि मैकियावेली ने केवल वे ही विचार दिए जो अपने युग में, अपने समय में राजाओं को, राज्य को, राजकीय व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने राज्य के बारे में निर्धारित किए हैं। विद्यार्थियों, जब हम राजनीतिक विचारकों को पढ़ते हैं तो मैकियावेली के अलावा किसी और विचारक के लिए यह कथन कभी प्रयुक्त नहीं होता कि वे अपने युग के शिशु रहे हों। यदि मैकियावेली को अपने युग का शिशु, द चाइल्ड ऑफ हिज एज कहा गया है तो उसके निश्चित मायने हैं। मैकियावेली का जीवन राजनीति से बड़ा प्रेरित रहा है। राजनीति के विचारों के इतिहास को यदि हम देखें तो मैकियावेली को अपने युग की शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से अंकित होती है। यह उसके विचारों में दिखाई देता है, उसकी रचनाओं में प्रकट भी होता है। वह अपने युग का ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक विचारक था जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ परिवेक्षण किया और उसके बाद उस पर अपनी रचनाएं दी। राजनीतिक व सामाजिक दोषों को उसने आंका और अपनी रचनाओं में उनका निदान भी प्रस्तुत किया है। मैकियावेली न केवल अपनी समकालीन परिस्थितियों से विशेषतः प्रभावित हुआ है, बल्कि उसने परिस्थितियों के दोषों को स्पष्ट किया है और उनके सबसे व्यवहारिक समाधान भी मैकियावेली के द्वारा सुझाए गए हैं। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर डैनिंग, जिन्होंने राजनीतिक विचारकों के बारे में काफी लिखा है, उनके अनुसार यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। जो टर्म प्रयोग की गई है युग का शिशु, वो विशेषतः इसलिए है क्योंकि अपनी समकालीन स्थितियों को देखते हुए, राजा को देखते हुए, राजकीय व्यवस्थाओं को देखते हुए उसने अपनी रचनाओं में उनका मौलिक लेखन किया है। इटली में फ्लोरेंस नगर में मैकियावेली का जन्म 1469 को हुआ था और फ्लोरेंस उस समय नव जागरण का मूल केंद्र था। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के उपरांत 25 वर्ष की अवस्था में ही मैकियावेली का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो गया था और अपनी प्रतिभा के कारण वह फ्लोरेंस के गणतंत्रात्मक राज्य में एक उच्च राजनीतिक पद पर आसीन हुआ। यह शासकीय पद युद्ध और आंतरिक मामलों से संबंधित था और 1512 ईस्वी तक मैकियावेली इस पद पर निरंतर बना रहा। उसे इटली के विभिन्न राज्यों के साथ कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने और यूरोप के अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक पत्राचार करने तथा उन देशों के भ्रमण करने का भी अवसर मिला, जिसके कारण उसे सक्रिय राजनीति का पर्याप्त अनुभव हुआ। मैकियावेली
विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार दूत के रूप में नियुक्त किए गए थे और यहां उन्होंने जो अनुभव ग्रहण किया वह राजकीय अनुभव, राज्य का अनुभव तो था ही, उसके साथ ही एक ऐसा अनुभव था कि एक राज्य अपने कूटनीतिक मामलों में अपने हितों की देखरेख करते हुए किस प्रकार से बेहतर संपर्क स्थापित कर सकता है। फ्लोरेंस में 1512 में राज्य क्रांति हो जाने के फलस्वरूप पुनः मेडिसी शासकों का सत्तारूढ़ होने का अवसर मिला। मैकियावेली पर इन शासकों के द्वारा षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। अंततः उसे न केवल अपने पद से अलग कर दिया गया बल्कि देश से निष्कासित करने का दंड भी भोगना पड़ा। उसके ऊपर षड्यंत्र चलाए जाने का अभियोग लगाया गया और 1 वर्ष का कारावास भोगने के बाद वह मुक्त किया गया। यहां से उसके राजनीतिक जीवन का भी अंत हो गया। निकोलस मैकियावेली अपने समय काल में इटली के शासक बोर्जिया से बहुत प्रभावित था। ड्यूक सीजर बोर्जिया, जिसे वह अपना आदर्श महापुरुष मानता था, अपनी महान रचना प्रिंस के एक नायक के रूप में वह उसे चित्रित करता है। मैकियावेली को बहुत सारे विचारकों ने भी प्रभावित किया है। अगर हम देखें कि मैकियावेली पर किन विचारकों का प्रभाव पड़ा तो हमें दिखाई देता है कि अरस्तु, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची, फ्रांसिस्को, पेट्राको, दांते, एलिगार्की, लिविटाइमस, सिसरो, प्लूटार्क और कई विचारकों ने उसकी लेखनी पर प्रभाव डाला है। हम इस रूप में आगे बढ़ते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु हम क्यों माने, क्यों हम यह स्पष्ट करने का प्रयास करें कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु यदि कहा गया है तो वह उचित है। राजनीति विज्ञान के सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय मैकियावेली को ही प्राप्त है। मैकियावेली किसी कार्य की अच्छाई और बुराई से चिंतित नहीं था जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित हो जाया करता था। मैकियावेली ने एक स्थान पर लिखा है, राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक किया जाना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य माना जा सकता है। तो यहां मैकियावेली यह कहने का प्रयास करता है, यह बताने का प्रयास करता है कि शुद्ध राजनीति व्यवहारिक राजनीति ही हो सकती है और राज्य को यदि चलाया जाना है, राज्य को यदि शक्तिमान बनाना है, प्रजा के लिए काम भी करना है तो वह केवल नैतिकता के आधार पर नहीं हो सकता। मैकियावेली के चिंतन को इसीलिए हम लोग आधुनिक चिंतक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मैकियावेली अपने प्रिंस में उन बातों का विवेचन करता है जो राज्य का निर्माण हो जाने के बाद उसकी शासन व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है और डिस्कोर्सेस में वह उन साधनों की विवेचना करता है जो राजनीतिक समाज के अंतर्गत जनता को एक साथ संगठित होने में सहायता देते हैं। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव भी प्राप्त है। मैकियावेली मध्य युग से अलग है और मध्ययुगीन परंपराओं के साथ भी है। मध्य युग के समस्त राजनीतिक विचारों का चिंतन चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण की समस्या पर ही केंद्रित था।
और इसके विपरीत मध्य युग की लीग से हटकर मैकियावेली राजनीति में धर्म और नैतिकता का अनुसरण करने की बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण करता है। उसने नैतिकता को व्यक्तिगत नैतिकता तथा जन नैतिकता के रूप में दो भागों में बांटा है। व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत राज्य अथवा शासक के दृष्टिकोण और उसके मापदंड को रखा गया है, जबकि जन नैतिकता के बारे में उसने कहा है कि जनता का कल्याण इसी में है कि वह अपने शासक की आज्ञा का पालन निरंतर करती रहे। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की है। डनिंग ने एक स्थान पर लिखा है, वह अनैतिक नहीं नैतिकता विरोधी था और वह अधार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष था। फ्रेडरिक पॉलक ने उसके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी। मैकियावेली ने अपने प्रिंस में जो विचार दिए हैं वह राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतों और उसके व्यवहार का विवेचन करते हैं, जबकि डिस्कोर्सेज में वह गणतंत्र पर आ जाता है। दोनों के लेखन का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और उसका विस्तार है। मैकियावेली को हम इसी रूप में आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक विचारक मानते हैं। उसने राजनीतिक दर्शन को मध्य युग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाते हुए ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दर्शन में एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया है। मैकियावेली को जब हम देखते हैं तो उसने एक राजनीतिक पद स्थापित व्यक्ति के रूप में, एक दूत के रूप में, राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में राजा के आचरण को बहुत निकट से देखा, राज्य की समस्याओं को देखा और उस अर्थ में उसने, उस स्वरूप में उसने अपने विचारों को प्रतिपादित किया। और इसीलिए मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा गया है और वास्तविक अर्थों में उसे अपने युग का शिशु होने का गौरव भी प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।